सीजीएम क्लासेस में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में क्लास 12th मैथ के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन स्टडी करेंगे। वैसे स्टूडेंट्स सैम्पल पेपर आप लोगों ने दिया होगा या देखा होगा, उसमें 3 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 12 मार्क्स केस स्टडी से आपको मिल जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको वही केस बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा जो हाल ही में यानी 1-2 दिन पहले सीबीएसई बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर प्रोवाइड कराया है। इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड ने जो अपनी वेबसाइट पे अभी 1-2 दिन पहले प्रोवाइड कराया है चैप्टर वाइज केस स्टडी क्वेश्चंस, यहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। या ये भी हो सकता है कि कॉपी टू कॉपी वो क्वेश्चन ना हो, सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया जाए, बाकी सारी लैंग्वेज वही हो। तो 80 नंबर में से 3 क्वेश्चन के स्टडी आएंगे जो 12 नंबर आपको देके जाएंगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं अब इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड ने जो चैप्टर वाइज आपको केस स्टडी क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है, मैं चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए हम सबसे पहले चैप्टर के लिए पढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटिव केस स्टडी क्वेश्चंस। तो केस स्टडी फर्स्ट, आइए स्टूडेंट्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन से फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो लिखा हुआ है इसका मैं मीनिंग सीधा समझा दे रहा हूँ आपको। कह रहा लोकसभा आम चुनाव का एक विशाल जो बहुत ज़्यादा एक एक्सरसाइज किया जा रहा है, और उसमें कितने लोग थे एलिजिबल थे? 911 मिलियन लोग एलिजिबल थे वोट देने के लिए। लेकिन जो वोट का सबसे ज़्यादा परसेंटेज था वो कितना था? 67% था। अब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन मतलब ये सिंबल है सब सारी चीज़ों का। फिर इसने कहा कि लेट आई बी दी सेट ऑफ ऑल, यानी मैं सीधा मीनिंग इसका समझा दे रहा हूँ। कह रहा मैं भारत के उन सभी नागरिकों का एक सेट बनाने जा रहा हूँ जो 2019 में अपने जो वोट दे रहे थे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सभी का मैं एक सेट बनाने जा रहा हूँ। एक रिलेशन है स्टूडेंट्स जो डिफाइन है आई पर। अब आई क्या है? कोई एक सेट होगा, तो उसने कहा R = V1 एंड V2, यानी R के जो एलिमेंट हैं वो V1, V2 के फॉर्मेट में हैं, और जहाँ V1 और V2 कहाँ बिलोंग करते हैं? I में बिलोंग करते हैं। और कह रहा है जो ये V1 और V2 हैं दोनों वोट के लिए एलिजिबल हैं, यानी वोट दोनों देते हैं, यानी अपना जो मत है वो अपना यूज करते हैं। अब इसने पहला क्वेश्चन क्या कहा इसमें? कह रहा है 2 नेबर्स मतलब 2 पड़ोसी हैं X और Y बिलोंग्स टू I। याद रहे R में वही 2 लोग हैं, उन्हीं का पेयर बनाया गया है जो ऑलरेडी अपना वोट देते हैं, मतलब ऐसे लोग उसमें नहीं है जो वोट नहीं देते हैं। तो उसने कहा 2 पड़ोसी हैं, पहले आप उसमें केस जो ऑप्शन है X एंड Y, 2 लोग ऐसे हैं जो I में बिलोंग करते हैं। लेकिन कह रहा X एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट वाइल, जबकि X जो है वो अपना वोट देता है, लेकिन Y डिड नॉट कास्ट हर वोट इन जनरल इलेक्शन 2019, बट जो Y है वो वोट नहीं देता है। तो अब X तो वोट देता था, Y नहीं देता है, तो पहली बात इस रिलेशन में वही दोनों लोग हैं जो दोनों वोट देते हैं। तो कह रहा है 4 ऑप्शन दिया है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पहले ही क्लियर हो गया कि X वोट दे रहा है और Y वोट नहीं दे रहा है। मतलब X, Y अगर लिखा गया तो क्या R में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ दोनों लोग वही थे जो वोट देते थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन, क्योंकि कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो क्योंकि X वोट देता था, Y वोट नहीं देता है, सॉरी सी वाला नहीं होगा, D वाला होगा, क्योंकि सी वाला XX है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो गया? D वाला, क्योंकि X वोट देता है, Y वोट नहीं देता है, तो ये R में बिलोंग नहीं करेंगे। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा मिस्टर X एंड हिज वाइफ W बोथ एक्सरसाइज दियर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन, यानी एक मिस्टर X हैं और उनकी वाइफ हैं, दोनों वोट देते हैं। तो दोनों वोट देते हैं, इसका मतलब R में बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों वही लोग हैं जो वोट ऑलरेडी देते हैं। क्लियर? तो इसने कहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो क्या होगा? अब X भी दे रहा है वोट और
कौन है, डब्लू भी दे रहा है, तो एक्स कामा डब्लू बिलोंग्स टू आर होगा, और चाहे मैं डब्लू कामा एक्स कहूँ बिलोंग्स टू आर, तो दोनों बात तो सही है। तो इसमें कौन सा सही होगा, जो दोनों आर में बिलोंग करेंगे, तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला, क्योंकि कह रहा है बोथ एक्स एंड डब्लू एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ स्टूडेंट इसमें मत कंफ्यूज होना कि एक्स पहले लिखा है वाई बाद में, इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि जो भी दो पीरियड में हो दोनों ओट देते हों। तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 3 फ्रेंड्स F1, F2 एंड F3 एक्सरसाइज दियर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019, मतलब 3 दोस्त हैं, तीनों इलेक्शन में वोट देते हैं, तो क्या होगा भाई, तीनों यानी दो दो का पेयर बनाना है, तो F1 F2 भी बिलोंग करेगा क्योंकि ये दोनों दे रहे हैं, F2 F3 भी बिलोंग करेगा, और F1 F3 भी तो बिलोंग करेगा। तो इनमें जो तीनों पेयर हों बिलोंग कर रहे हैं आर में, वही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट वाले ऑप्शन में F1 F2 भी आर में बिलोंग कर रहा है, F2 F3 भी बिलोंग कर रहा है, F1 और F3 में बिलोंग कर रहा है। क्लियर। और वैसे स्टूडेंट्स अगर ये केस पूछा जाए तो ये कौन सी केस है, ये है ट्रांजिटिव केस। कौन सा केस है, ट्रांजिटिव। तो आ जाओ अब हम फोर्थ केस स्टडी पढ़ते हैं। तो फोर्थ क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, दियर एबव डिफाइंड रिलेशन आर इज, यानी जो ये रिलेशन था वो कौन सा रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि जैसे इसने कहा F1 F2 बिलोंग्स टू आर, और फिर उसने कहा F2 F3 बिलोंग्स टू आर। अब अगर F1 और F3 बिलोंग कर रहे हों तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कौन सी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसने चौथे वाले क्वेश्चन में दिया है कि द एबव डिफाइंड रिलेशन आर इज, ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव इन्वर्सल इक्विवेलेंस रिलेशन। तो स्टूडेंट्स ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ दोनों सेम एलिमेंट ले लोगे तो भी वो क्या होगा भाई, वो रिफ्लेक्सिव होगा। भाई मैं वोट देता हूँ तो दोनों, अगर मैं ही आ गया तो वोट तो दूंगा। अब जैसे एक वाइफ, अभी जो सेकंड वाला क्वेश्चन था आपका, ये वाला जो था कह रहा है डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वोट देना है तो डब्ल्यू एक्स भी देंगे, तो सिमेट्रिक हो गया। और तीसरा क्वेश्चन ये क्या बता रहा है, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जब तीनों हो गया तो चौथे ऑप्शन के लिए कौन सा सही जाएगा, ये आपका सी इक्विवेलेंस सही होगा। अब आ जाते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन के लिए। कह रहा है मिस्टर श्याम exercised his voting right in general election, then Mr. श्याम is, अगर मिस्टर श्याम जो हैं वो जब इलेक्शन में वोट देते हैं तो ये 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा आपका श्याम से रिलेटिव होगा, ऑल दोज एलिजिबल वोट्स हु कास्ट देयर वोट्स। भाई यस, पहला वाला, क्योंकि फैमिली मेंबर आप मिस्टर श्याम, कोई ज़रूरी है कि श्याम के फैमिली मेंबर हो तो वोट देने लायक है, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऑल दोज एलिजिबल वोटर्स हुज कास्ट दियर वोट्स, मतलब वो सभी एलिजिबल मतलब वोटर्स में आते हैं जो वोट देने लायक हैं। तो ये पहला केस स्टडी क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन स्टडी करते हैं। कह रहा है सेलिन एंड डांजो आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड-19 while rolling the dice. Caroline's sister ... The set 1 2 3 4 5 6 कह रहा है A be the set of players while B the set of all possible outcomes। तो A जो है वो प्लेयर है, एक है सेरलिन, दूसरा है डेंजो नाम है। तो कितने प्लेयर हैं, 2। तो A सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2, और B में आउटकम्स 1 to 6 आ रहा है, तो B में 6 एलिमेंट है। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहा है लेट R फ्रॉम B to B क्लियर be defined by R is equal to XY such that Y is divisible by X। मतलब R रिलेशन में ऐसे एलिमेंट हैं जो दूसरा वाला जो Y वाला एलिमेंट है वो किससे डिविजिबल है, X से डिविजिबल है। तो जैसे क्या क्या यहाँ आ सकता है, एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे आप लिख सकते हो 2,4 2,4। तो अब ये Y है और ये क्या है, X। तो यहाँ ये Y जो है 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो कह रहा है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, कि रिफ्लेक्सिव होगा एंड ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक होगा। तो पहली चीज़ तो सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों, क्योंकि 2,2 जब आपने सेलेक्ट किया तो ये तो डिविजिबल है, तो पहली चीज़ यस रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया।
सिमेट्रिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है, लेकिन क्या 2 4 से डिविजिबल होगा? नहीं, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। अब सिमेट्रिक कहाँ कहाँ नहीं दिया है स्टूडेंट्स? केवल ये फर्स्ट केस में नॉट सिमेट्रिक लिखा हुआ है, क्लियर, और तो कहीं दिया हुआ नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव मतलब एक के गेस से, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, तो नॉट सिमेट्रिक चारों ऑप्शन में से एक ही जगह पर है, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो गया क्योंकि रिफ्लेक्सिव था और ट्रांजिटिव भी ये होगा। तो क्लियर, समझ में आ गया पहला ऑप्शन। अब आ जाओ दूसरा, कह रहा राजीव वांट्स टू नो द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो पहले ये पता कर लो स्टूडेंट्स, ए में कितने एलिमेंट्स थे? ए में आपके 2 एलिमेंट्स थे और बी में कितने एलिमेंट्स थे? वो थे 6 एलिमेंट, यहाँ तक लिखा हुआ देख लो। कह रहा हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शन आर पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स जब कभी भी ए से बी में फंक्शन निकालना होता है कि ए से बी में कितने फंक्शन आएंगे, तो इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है ये देख लो, जो सेकंड सेट यहाँ क्या है? बी, तो सेकंड सेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट एंड होल पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। समझ में आ गया? अब फर्स्ट इसको कहते हैं, जैसे ए टू बी निकालना है तो बी सेकंड हो गया, ए फर्स्ट हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। तो बी में कितने एलिमेंट थे? 6, और ए में कितने एलिमेंट थे? 2, तो 6 पावर 2 आ गया, मतलब पहला ऑप्शन। क्लियर। अब ऐसे आ जाओ थर्ड वाला, कह लेट आर बी ए रिलेशन ऑन बी डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू दिस देन आर इज। अब यहाँ आर क्या होगा? पहली बात, सिमेट्री रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 में कितने एलिमेंट्स थे? सब बी में 1 2 6 थे, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए स्टूडेंट्स 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, ऐसे 6 6। तो क्या इसमें 1 1 है? नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा। सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्यों? 1 2 है, लेकिन कहीं 2 1 नज़र आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 3 है, 3 1 है, तो 3 जैसे 1 3 है और 3 1 है, तो अब 1 1 भी तो होना चाहिए। क्या कहीं 1 1 दिख रहा है? तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव। अब आ जाओ फोर्थ ऑप्शन में, कह रहा है राजीव वांट्स टू नो द नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। पॉसिबल है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशन आर पॉसिबल। तो रिलेशन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो, चूंकि आप जानते हो कोई भी रिलेशन जो होता है हर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी ए से बी में अगर रिलेशन बताना है तो रिलेशन क्या होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। समझ में आ गया? तो जब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताना हो ए टू बी में, तो क्या लिखोगे? 2 पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। समझ में आ गया? तो ए में कितने एलिमेंट थे? ए में आपके 2 एलिमेंट थे, देखो यहाँ, और बी में कितने एलिमेंट थे? 6, तो 2 पावर कितना आ जाएगा आंसर? 12। तो यानी इसमें आंसर कौन सा सही होगा? डी वाला, क्योंकि भाई ये आर जो है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी के एलिमेंट एन ए इंटू एन बी करके बताते हो, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब आइए फिफ्थ पार्ट में आते हैं, कह रहा लेट आर फ्रॉम बी टू वी बी डिफाइंड बाई आर इजकल टू दिस देन आर इज। अब आर क्या होगा? पहली चीज़ देखो, यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 दिया है, तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव तो होगा। सिमेट्रिक या नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 1 2 है, 2 1 कहीं नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो 2 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक तो नहीं होगा, ये तो कट कर दो। रिफ्लेक्सिव होगा। अब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक तो है नहीं, तो इक्विवेलेंस तो हो नहीं सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला। समझ में आ गया? तो एक ऑप्शन ऐसे क्लियर होता है तो दूसरा हम क्लियर कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि और कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं, केस स्टडी थर्ड स्टडी करते हैं। तो कह रहा है ए ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट बाइक रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरीज बॉयज़ एंड गर्ल्स। टोटल आर 250 पार्टिसिपेंट। कितने हैं टोटल? 250। एक पार्टिसिपेट्स गर्ल्स के हैं और एक बॉयज़ के हैं, तो मैंने यहाँ बॉयज़ बना दिया, यहाँ गर्ल्स बना दिया। टोटल 250 हैं। कह रहा है अमॉन्ग ऑल दी फाइनली 3 फ्रॉम कैटेगरीज फर्स्ट। तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? बॉय की है, और सेकंड कैटेगरी किसकी है? गर्ल्स की है। क्लियर? फिर अगर पढ़ते जाओ तो रवि फ्रॉम 2 सेट्स बी एंड जी विथ दीज पार्टिसिपेट फॉर दिस कॉलेज प्रोजेक्ट। पहला बी है, तो चलो 20 को मान लिया, दूसरा जी मान लिया। अब बी में कितने एलिमेंट हैं? 3 हैं,
तीन बॉयज़ हैं। गर्ल्स में कितने हैं? 2। कह रहा है वेयर बी रिप्रेजेंट दी सेट ऑफ बॉयज़, मतलब लिख दिया गया। अब यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है रवि डिसाइड टू एक्सप्लोर दीज सेट फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। पहला क्वेश्चन कहा उसने कि रवि विशेज टू फॉर्म ऑल द रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी, हाउ मेनी सच रिलेशन आर पॉसिबल। तो पहले समझ लो कि ये रिलेशन जो बात कर रहा है बी टू जी में बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, जो रिलेशन होता है अगर किसी सेट से बी से जी के लिए निकालना है तो रिलेशन जो होगा वो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। क्लियर? तो अब टोटल रिलेशन पूछ रहा है, इसका मतलब रिलेशन जो होगा वो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो इसके लिए जब टोटल रिलेशन निकालना होता है तो लिखते हो 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस जी, और इसका मतलब 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ जी। तो बी में कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स? तो बी में आपके कितने एलिमेंट्स थे? 3, और जी में कितने थे? 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 पावर 3 इंटू 2, यानी 2 पावर कितना आ जाएगा? 6। तो यानी पहला ऑप्शन आपका सही गया, 2 पावर 6। दूसरा पूछ रहा है लेट आर फ्रॉम बी टू बी डिफाइंड बाई आर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स। इट मीन्स बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं? तो दोनों सेम हैं, या तो दोनों गर्ल्स हैं या तो दोनों बॉयज़ हैं। देन दिस रिलेशन आर इज़, क्या होगा? ये सारी चीज़ें दी हैं। तो भाई अगर ये बॉयज़ है ये भी बॉयज़ है, दोनों बॉयज़ हैं, तो पहली बात तो रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि दोनों सेम हैं। अब सिमेट्रिक भी होगा। कैसे? मान लो अगर यहाँ भी मैंने बॉय लिखा, यहाँ भी बॉय लिखा, ये अगर बिलोंग आर हैं तो मैं इसको चाहे पहले लिख दूँ, इसको चाहे बाद में लिख दूँ। अब ये मत देखना कि ये B1 है ये B2 है, इससे मतलब नहीं, यहाँ सिर्फ जेंडर से मतलब है। क्लियर? तो मैं दोनों बॉय ही तो होंगे, तो वो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। और तीसरी चीज़ भाई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया। अब आपने लिखा B1 B2 बिलोंग्स टू आर, तो भाई दोनों बॉय हैं। फिर आपने लिखा B2 B3 बिलोंग्स टू आर, तो ये भी तो बॉय हैं। अब B1 और B3 कहोगे तो वो भी क्या होंगे? बॉय ही तो होंगे, तो वो ट्रांसिटिव भी हो गया, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो गया अगर सेम जेंडर लिखा है, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांसिटिव भी हो गया। इट मीन्स वो कौन सा रिलेशन रखेगा? इक्विवेलेंस, क्योंकि जो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों होता है उसे हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस। अब तीसरा आ जाओ, रवि वांट्स टू नो अमॉन्ग दोज रिलेशन हाउ मेनी फंक्शन कैन बी फॉर्म फ्रॉम बी टू जी। अब फंक्शन की बात स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो फंक्शन जैसे मान लो यहाँ क्या निकालना है? बी टू जी में निकालना है। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट जिससे सेकंड सेट है ये हो गया, यानी जहाँ बी टू जी निकालना है तो बी फर्स्ट जी सेकंड। तो जब फंक्शन की बात करनी होती है तो इसका फार्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, तो सेकंड सेट यहाँ कौन सा है? जी है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, तो जी में कितने एलिमेंट्स थे? 2 एलिमेंट्स थे, और बी में कितने एलिमेंट्स थे? 3 एलिमेंट्स थे, तो 2 पावर 3 हो गया। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन, 2 पावर 3। अब आ जाओ फोर्थ ऑप्शन के लिए। कह रहा है लेट आर फ्रॉम बी टू जी वी डिफाइंड बाई आर इजकल टू B1 G1 B2, कुछ ऐसे लिखा है। देन आर इज़ 1 1 होगा, यानी इंजेक्टिव को 1 1 कहते हैं, सब्जेक्टिव को ऑन2 कहते हैं। फिर ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आ जाओ इनमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ ये देखो, आर इजकल टू B1 G1 लिखा है, फिर B2 G2 लिखा है, फिर B3 G1। तो पहली चीज़ B1 किससे कनेक्ट है? G1 से, और फिर लास्ट में लिखा है B3 किससे कनेक्ट है? G1 से। तो भाई B1 G1 से कनेक्ट है, B3 G1 से कनेक्ट है, लेकिन क्या B1 और B3 सेम है? जेंडर के हिसाब से सेम, लेकिन यहाँ जेंडर तो नहीं कहा ना, ये बॉय अलग होगा ये बॉय अलग होगा। तो अगर B1 इक्वल B3 हो जाता, क्योंकि यहाँ जो रेंज है दोनों सेम है, तो ये भी दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन ये अलग है इसलिए इंजेक्टिव तो नहीं होगा, मतलब 1 1 नहीं होगा, तो इंजेक्टिव कट कर दो। अब आ जाओ यहाँ हम ये देखते हैं कि क्या था? B2G था, तो G के सारे एलिमेंट क्या B के सारे एलिमेंट से कनेक्ट हैं? हाँ भाई कनेक्ट है, देखो B1 G1 से कनेक्ट है, B2 G2 से कनेक्ट है, और B3 G1 से। क्लियर भाई? B1 है ना किसी किसी से कनेक्ट, तो ये अगर सेकंड सेट के सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट हो तो वो ऑन2 कहलाता है, मतलब ऑन2 मतलब सर्जेक्टिव। तो यानी कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो गया? सर्जेक्टिव हो गया। और अगर ये B1 B3 भी इक्वल होते तब 1 1 भी हो जाता, तब सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों होता, लेकिन वो नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी वाला सर्जेक्टिव।
अब आ जाओ पांचवा ऑप्शन के लिए। उसने कहा रवि वांट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फ्रॉम बी टू जी, हाउ मेनी नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन आर पॉसिबल। तो पहले स्टूडेंट समझ लो, यहाँ बी टू जी में कह रहा है और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, और जी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो इसका एक रूल है, जब 1 या इंजेक्टिव फंक्शन, चाहे 1 को चाहे इंजेक्टिव फंक्शन निकालना होता है तो जैसे बी टू जी में निकालना है, तो अगर बी के एलिमेंट छोटे, क्योंकि इसका रूल है एक, क्योंकि बी में अगर एलिमेंट जी से छोटा है तब तो आप निकाल सकते हो ऑन टू। अगर जैसे मान लो बी में तुम्हारा m एलिमेंट होता, जी में तुम्हारा n एलिमेंट होता, और m जो है वो छोटा होता या बराबर होता n के, तब जानते हो फॉर्मूला यहाँ क्या लगाते हैं, NPM। क्या समझ में आया। लेकिन इस केस में, और यहाँ तो केस उल्टा है, और जब ये कहता है कि अगर सपोज कर लो m कभी n से बड़ा हो गया, तब वहाँ जो भी 1 आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भाई 3 यहाँ 2 से बड़ा है, इसलिए यहाँ 1 मतलब इंजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे, 0 होंगे, मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो गया। समझ में आ गया। तो अब हम नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ते हैं, 4th। तो कह रहे स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9 प्लेनेट। अब ये आप पूरा रीड कर लीजिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा देख ले रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। लेट अस एज्यूम दैट दे planted one of the rows of spring along the line y is equal to x minus 4. Let L be the set of all lines which are parallel to on the ground and R be a relation. R कैसा एक रिलेशन है, एक लाइन दिया हुआ है। कह रहा है आंसर द फॉलोइंग यूजिंग द एबव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पहला उसने कहा कि लेट रिलेशन R जो है वो कैसा है, L1 L2, यानी L1 L2 यहाँ जो रिलेशन है उसके एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स कैसे हैं, L1 पैरेलल टू L2 है। क्लियर। अब कह रहा वेयर L1 कामा L2 बिलोंग टू कैपिटल L, तो देन R क्या होगा भाई, 2 पॉइंट्स दिया है, दोनों पॉइंट्स दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या होगा, अगर दोनों खुद एक L ही मान लो, तो कोई भी खुद लाइन खुद के तो पैरेलल होती ही है, मतलब अगर L1 L2 है, दो खुद लाइन माना तो पैरेलल हुई, मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक की बात, मान लो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी तो इसके पैरेलल होगी, सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरी चीज़, अगर मान लो ये लाइन इसके पैरेलल है और L1 इसको मान लिया, ये इसको L2 मान लिया और इसको L3 मान लिया, तो L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के। क्लियर। तो भाई L1 भी तो पैरेलल होगा L3 के, तो ये अगर पैरेलल है दोनों, तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसिटिव भी होगा। मतलब पहले वाले के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इक्विवेलेंस। लेकिन ये दोनों लाइनें जो हैं अगर वो पैरेलल हैं तब के लिए। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ आ जाओ, कह रहा है लेट R इक्वल टू L1 कामा L2, लेकिन यहाँ कहा कि L1 परपेंडिकुलर टू L2, यानी L1 L2 कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और L1 L2 जो बिलोंग करते हैं L में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये समझ लो, अगर मैंने 2 लाइनें खुद ले ली तो कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, मतलब रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा, नो रिफ्लेक्सिव। पहली चीज़ क्लियर हो गई, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज़ सिमेट्रिक होगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन मान लो L1 है, दूसरी लाइन ये L2 है, तो L1 L2 के पैरेलल है, तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर वाले केस में केवल सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। क्यों, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, और मान लो एक तीसरी लाइन है L3, ये जो L2 L3 परपेंडिकुलर है, तो L3 और L1 कैसे हैं, क्या परपेंडिकुलर हैं, नहीं होंगे। क्लियर। तो भाई जब परपेंडिकुलर वाला केस आए तो ओनली केवल सिमेट्रिक होगा, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना तो ट्रांसिटिव। लेकिन वही पैरेलल वाला जब केस आता है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों होता है। तो परपेंडिकुलर वाले में केवल सिमेट्रिक जहां ऑप्शन लिखा होगा वही सही होगा। तो पहला जो ऑप्शन है कि R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव ना ट्रांसिटिव, तो दूसरा में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये याद भी रखो कि 2 लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो केवल सिमेट्रिक वाला सही होगा, अगर पैरेलल है तो इक्विवेलेंस होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दी फंक्शन f फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x माइनस 4 इज़। यहाँ कह रहा है ये है तो क्या होगा, तो ये स्टूडेंट्स सब चीज़ें होंगी, 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि fx इक्वल टू x माइनस 4, तो आप क्या करते थे, ऐसे लिखते थे fx1
इजकल टू fx2, यही तो मान के चलते थे। अब x1 इक्वल x2 दिखा दूँ तो x की जगह पे जब x1 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x1 माइनस 4, तो यहाँ आ गया x1 माइनस 4, और x की जगह पे जब x2 रखोगे तो इधर आ जाएगा x2 माइनस 4, 4 कैंसिल हो गया, तो x1 इजकल टू x2 आ गया। और एक और चीज़ मैंने बता रखा था, कभी भी लीनियर फंक्शन दिया हो तो वो हमेशा 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, रियल टू रियल के लिए। क्लियर? तो बस ये 1 1 ऑन टू दोनों होगा, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव ही 1 1 ऑन टू कहलाता है। अब आ जाओ चौथा, लेट f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड बाई fx इजकल टू x माइनस 4, देन द रेंज ऑफ fx इज। तो रेंज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, y की वैल्यू को ही हम रेंज कहते हैं। तो देखो fx इजकल टू, आप हमेशा ये याद रखो कि fx इजकल टू क्या होता है y, और y इजकल टू यहाँ क्या लिखा है x माइनस 4, तो आ जाओ x की वैल्यू निकाल लो, तो x इजकल टू हो जाएगा y प्लस 4। क्या यहाँ y की कोई भी ऐसी वैल्यू हम रख सकते हैं जिसके लिए x डिफाइन ना हो? नहीं रख सकते। यानी यहाँ y की, जैसे जब y बाई कुछ डिनोमिनेटर में आ जाता है जिसको हम नॉट डिफाइन कहते हैं, कोई एक ऐसी वैल्यू y की मिले जिस पर x नॉट डिफाइन हो, तो वहाँ हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर ये नॉट डिफाइन है, यानी वो पॉइंट उसके रेंज में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ y कि पूरे रियल नंबर के लिए x डिफाइन होगा, इसलिए। और लीनियर फंक्शन के लिए हमेशा याद रखो कि रियल टू रियल जब भी दिया हो तो डोमेन भी रियल होगा और रेंज भी रियल होगा, तो ये वाला रियल वाला ऑप्शन सही हो गया। अब आ जाओ लास्ट, इसमें फिफ्थ वाला कह रहा है कि L1 L2 दो लाइनें हैं और वो कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और कह रहा है L इजकल टू वाई इजकल टू एक्स माइनस 4। तो अगर L1 दिया है तो L2 क्या होगा ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स क्लास 11th में मैंने आपको बताया था एक y इजकल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट बताया था। अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो तो यम यहाँ क्या कहलाता था, स्लोप कहलाता था। तो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप हमेशा सेम होंगे। तो यहाँ y इजकल टू एक्स माइनस 4 लिखा हुआ है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इससे कंपैरिजन करोगे तो यहाँ जो स्लोप हो जाएगा इसका कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि देखो यहाँ y हमेशा 1 होना चाहिए, 1 है। x का कोफिशिएंट कितना है, 1, क्योंकि x के कोफिशिएंट को ही हम स्लोप कहते हैं। तो यहाँ जो स्लोप हुआ वो 1 हो गया। अब आ जाओ इस लाइन को, अगर हम देखें पहले वाली लाइन को, भाई ये कॉन्सेप्ट है कि y हमेशा कैसा होना चाहिए, 1। तो अब इसको जब उस तरह से बनाओगे तो ये क्या बनेगा, -2y इजकल टू -2x माइनस 5। क्लियर? फिर -2 से डिवाइड कर दो, तो y इजकल टू -2 से डिवाइड कर रहे हो इसमें, तो ये प्लस हो जाएगा, केवल x आ जाएगा और यहाँ प्लस 5/2 आ जाएगा। तो इसका भी स्लोप कितना आ जाएगा इससे जब कंपेरिजन करोगे तो, क्योंकि कंपैरिजन तभी किया जाता है जब y का कोफिशिएंट क्या हो, 1। तो पहले में भी स्लोप कितना आ गया, 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 है। तो यानी पहला ही लाइन सही हो गया, क्योंकि दोनों लाइनें कह रहा है L1 और L2 पैरेलल है, तो L1 की स्लोप 1 होगी, तो दूसरे L2 की भी स्लोप 1 होनी चाहिए, तो इसको भी स्लोप कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर? केस स्टडी 5, ये इस चैप्टर फर्स्ट का लास्ट केस स्टडी क्वेश्चन है। कह रहा राजीव विजिट द एग्जीबिशन along with her family. The exhibition had a hug swing which attracts many children. Rajiv formed the swing trace the path of parabola, और ये क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द एबव इंफॉर्मेशन। तो पहला क्या कह रहा है, लेट f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज। अब एक्स स्क्वायर, चलो आ जाओ, नाइदर इंजेक्टिव सडेक्टिव ये दिखाना है। तो पहले स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करते थे, x1 और 2 एलिमेंट सेलेक्ट करते थे ऐसे कि fx1 इक्वल टू fx2 मान के चलते थे। तो इसमें जब x1 की जगह पे रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, x2 स्क्वायर आ जाएगा। तो x1 इक्वल टू फिर क्या लिखोगे, प्लस माइनस x2 लिखोगे। तो x1 की वैल्यू एक ही टाइम पर प्लस x2 हो जाए और माइनस x2 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो x1 की वैल्यू x2 आनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों एक साथ है, इसलिए ये इंजेक्टिव नहीं होगा। इंजेक्टिव का मतलब नॉट इंजेक्टिव, मतलब नॉट 1 1, समझ में आ गया? तो इंजेक्टिव ये तो नहीं होगा।
अब आन टू के लिए देखो भाई, ये रियल नंबर की बात कर रहे हैं। अगर x में 1 रखोगे तो यहाँ 1 पाओगे, ठीक है। x की वैल्यू जब यहाँ 2 रखोगे या कुछ भी रखोगे तो ये 4 पाओगे। मतलब कभी भी हम ऐसे नंबर यहाँ नहीं रख सकते, सारे नंबर्स नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ हर एक नंबर का स्क्वायर है। क्लियर? तो ये ना तो 1 1 है ना तो आन टू है। समझ में आ गया? रियल टू रियल के लिए याद रहे, कभी भी ये अगर लीनियर लिखा हुआ fx इक्वल टू एक्स लिखा होता या x माइनस 4 लिखा होता, यानी क्वाड्रेटिक क्यूबिक कभी भी हो रियल टू रियल के लिए, तो ना तो वो इंजेक्टिव होगा ना तो वो सजेक्टिव होगा। क्लियर? तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, लेट f फ्रॉम n टू n बी डिफाइंड बाय दिस। तो ये होगा 1 1। क्यों होगा ये चीज़ समझ लो, क्योंकि भाई यहाँ रियल कह रहा था, तो रियल का मतलब रियल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है। लेकिन यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो वैसे ही करोगे, इसके बाद जब यहाँ लिखोगे कि x1 इजकल टू प्लस माइनस x2, लेकिन इसने कहा जो दोनों एलिमेंट हों कैसे हों, नेचुरल हों। कैसे हों? नेचुरल। और x1 x2 आपने n का सेलेक्ट किया था, तो यहाँ आपका कहा गया कि x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल। तो इसका मतलब x1 इजकल टू ओनली x2 लोगे, निगेटिव वाला क्या कर दोगे, लेफ्ट कर दोगे, यानी निगेटिव साइन लेफ्ट कर दोगे, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि x2 कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। क्लियर? क्योंकि निगेटिव वाला मुझे यहाँ छोड़ देना है, और यहाँ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि रियल था, रियल में पॉजिटिव निगेटिव दोनों आता है, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, इंजेक्टिव हो जाएगा। इंजेक्टिव मतलब 1 1 हो जाएगा। अब यानी इंजेक्टिव है, बट ये स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर है, तो भाई ये ऑन टू तो नहीं होगा। ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव नहीं होगा। क्यों? एक्स की वैल्यू जब आपने 1 रखी तो यहाँ 1 मिल गया, 2 रखी तो 4 मिल गया। क्या कभी 2 आएगा? नहीं आएगा। तो ये सब्जेक्टिव तो नहीं है लेकिन इंजेक्टिव है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी वाला सही हो गया। अब आ जाओ तीसरे में, लेट f फ्रॉम 1 2 3 टू 1 4 9 बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर इज, ये क्या होगा? तो ये स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो डोमेन का तो हर एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 रख सकते हो, तो ये क्या हो गया आपका? सबसे पहले बात ये हो गया इंजेक्टिव। क्यों? क्योंकि x का कोई भी 1 2 3 4 5 एलिमेंट रखोगे तो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। और एक चीज़ और याद रहे, इंजेक्टिव के लिए जैसे कोई कन्फ्यूज़न हो, इंजेक्टिव के लिए 2 फार्मूले हैं। fx1 इजकल टू जब आप fx2 मान के चलते हो तो आपको ये दिखाना होता है x1 इजकल टू x2। क्लियर? लेकिन जब आप ये मान के चलो कि fx1 नॉट इक्वल fx2, नॉट इक्वल मान के चलो, तो यहाँ अगर ये दिखा दो कि x1 नॉट इक्वल x2, तो भी ये क्या कहलाता है? ऑन 1 1 कहलाता है। तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही है। आपने क्या यहाँ मान लिया कि f1 नॉट इक्वल f2, ये मान लिया आपने, तो 1 नॉट इक्वल 2 भी दिखा दो, क्योंकि f1 नॉट इक्वल f2 क्यों है? क्योंकि इसमें जब 1 रखोगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, तो इक्वल तो नहीं है। तो 1 नॉट इक्वल 2 भी तो नहीं था, क्योंकि मैंने कहा 2 कॉन्सेप्ट होते हैं 1 1 दिखाने के लिए। एक ये कॉन्सेप्ट कि जब इक्वल आप मान के चलते हो तो x1 को x2 के इक्वल दिखा देते हो, और एक ये जब इक्वल मान के नहीं चलते हो तो ये दिखाना होता है कि x1 x2 के इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ यही मान के चले कि f1 नॉट इक्वल f2। क्यों? क्योंकि f1 जब यहाँ रखोगे तो 1 ही आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, तो और 1 और 2 भी इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया? आपका इंजेक्टिव हो गया। अब ऑन टू क्यों होगा? ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव क्यों होगा? क्योंकि x की वैल्यू जब 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 2 का स्क्वायर मतलब क्या आ गया? 4 आ गया, और 3 रखोगे तो 3 3 = 9। तो इधर जो एलिमेंट दिए हैं रेंज के वो कैसे हैं भाई? स्क्वायर फॉर्मेट में ही तो हैं, तो सारे एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े होंगे, इसलिए वो क्या हो गया? आपका सब्जेक्टिव भी हो गया। तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया, और 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। तो तीसरे में कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए वाला। अब आ जाओ चौथे के लिए, कह रहा है लेट n फ्रॉम r यानी नेचुरल टू रियल बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो रेंज ऑफ द फंक्शन एमंग द फॉलोइंग, इसमें रेंज कौन सा होगा? तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू भाई नेचुरल रखनी है। नेचुरल का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 यही रखते जाना है। तो जब 1 रखोगे तो क्या पाओगे? 1 ही पाओगे, लेकिन 2 रखोगे तब क्या पाओगे? स्क्वायर पाओगे। तो देखो 1 के लिए तो 1 ही मिल जाएगा, 2 के लिए क्या मिलेगा? 4, 3 के लिए क्या मिलेगा? 9, ऐसे 4 के लिए क्या मिलेगा? 16। तो भाई कौन वाला सही है? 1
4, 9, 16 मतलब पहला वाला ए वाला ऑप्शन सही है। क्लियर। अब आ जाओ लास्ट वाले क्वेश्चन में। दी फंक्शन एफ फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज, लेकिन यहाँ स्टूडेंट जेड टू जेड दिया है। अभी पहले क्वेश्चन में मैंने बात की थी कि रियल में जब पॉजिटिव निगेटिव दोनों आए तो इधर स्क्वायर या क्यूब हो तो ना तो वो 1 1 होगा ना तो ऑन टू होगा। तो यहाँ जेड टू जेड की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये ना तो 1 1 होगा ना तो ऑन टू होगा, मतलब नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें जेड टू जेड का मतलब जेड पॉजिटिव इंटीजर भी आ गया नेगेटिव भी आ गया। अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता एफ फ्रॉम जेड टू जेड प्लस, तब ये 1 1 हो जाता। समझ में आ गया। लेकिन ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जेड में पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू आती है, इसलिए ना तो 1 1 होगा ना तो ऑन टू होगा। तो ये इस तरह से चैप्टर फर्स्ट के सारे 5 के स्टडी क्वेश्चन दिए थे। सीबीएसई बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे अपडेट किया था। तो ये 5 आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स नेक्स्ट नए केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलेंगे सेकेंड चैप्टर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।